नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले तो पल्लवन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। जी हाँ, तो पल्लवन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पल्लवन क्या है और आपको उदाहरण देकर समझाना है। दोस्तों यह जो प्रश्न है MIL का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पल्लवन क्या है तो सबसे पहले हम जानेंगे पल्लवन कहते किसको। ठीक है, कि पल्लवन का क्या अर्थ होता है। तो पल्लवन शब्द जो है दोस्तों वो पल्लव से बना है, यानी किसका बना है कि पल्लवन शब्द पल्लव से बना है और पल्लव का अर्थ होता है पत्ता। तो पेड़ में फूटे नए पत्तों को पल्लव कहा जाता है और इस प्रक्रिया को हम पल्लवन कहते हैं। दोस्तों पल्लवन शब्द का जो अर्थ होता है, यानी कि जो पल्लवन है वो पल्लव शब्द से बना है और पल्लव का अर्थ होता है पत्ता। ठीक है, पत्ता, और जो पेड़ में जो नया पत्ता जो फूटता है उसी को हम पल्लवन कहते हैं और इस प्रक्रिया को दोस्तों हम पल्लवन कहते हैं। यानी कि जो पेड़ में नया पत्ता जो फूटता है उसी को हम पल्लव कहते हैं और इस प्रक्रिया को जो पत्ता में जो पेड़ फूटता है दोस्तों उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। तो पत्ता जिस रूप में दिखता है उसका वह मूल रूप नहीं होता, उसका मूल रूप तो वह बीज था जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, उसी बीज का विस्तृत रूप है। बीज से अंकुर, अंकुर से तना, तना से फिर पत्ता, इस प्रकार पत्ता बीज का विस्तारण या पल्लवन है। दोस्तों हम जानते हैं कि दोस्तों कोई भी अगर बीज को अगर हम जमीन के अंदर बोते हैं तो वह जमीन से वह क्या होता है कि धीरे धीरे वह बड़ा होता है। ठीक है, उससे बीज उसे मतलब कि अंकुर होता है, अंकुर से तना निकलता है, तना से फिर बड़ा पत्ता बनता है। ठीक है, पत्ता से वो धीरे धीरे जो है एक पेड़ का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार जो है पत्ता जो है वो बीज का विस्तारण या फिर इसको हम पल्लवन कह सकते हैं। तो ठीक इसी तरह क्या कि किसी भी उक्ति, सुक्ति, भाव, विचार अथवा वाक्य के मूल भाव को विस्तार के साथ और भाषा का बड़ा ही सरलता पूर्वक चयन करना जिससे कि सामने वाले को बात अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसे ही हम पल्लवन कहते हैं। तो दोस्तों पल्लवन कहने का मतलब यह है, अगर साधारण भाषा में अगर कहें आपको, तो पल्लवन का अर्थ होता है कि किसी भी उक्ति, सुक्ति, भाव, विचार अथवा वाक्य जो होता है, वाक्य होता है, उसके मूल भाव को हम विस्तार के साथ बताना, लिखना, उसी को हम पल्लवन कहते हैं। तो अगर साधारण भाषा में समझे तो पल्लवन का अर्थ होता है कि विस्तार करना, ठीक है, बड़ा करना, विस्तृत करना, इसी को हम पल्लवन कहते हैं। इससे हम भाव विस्तार या फिर विस्तीर्ण भी कहा जाता है। अंग्रेजी में से एक्सपेंशन या प्रेक्टिस राइटिंग कहते हैं, यानी कि पल्लवन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं या फिर इसको प्रेक्टिस राइटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पल्लवन का अन्य शब्दों से अंतर। तो पल्लवन का अन्य शब्दों से क्या क्या अंतर है, देखिए पल्लवन और व्याख्या में अंतर। अब पल्लवन और व्याख्या में क्या अंतर है, तो देखिए पल्लवन भाव विस्तार या विचार का विस्तार है, लेकिन यह व्याख्या से भिन्न है। पल्लवन में केवल निहित भाव का विस्तार होता है, किंतु व्याख्या में संबंधित प्रसंग के साथ साथ आलोचना, प्रत्यालोचना तथा टिप्पणी भी हो सकती है। दोस्तों जो पल्लवन होता है इसमें केवल जो उसका भाव होता है उसका विस्तार होता है, मतलब कि भाव विस्तार या विचार का ही विस्तार किया जाता है, लेकिन यह जो है वो व्याख्या से अलग है। ठीक है, पल्लवन में केवल जो निहित भाव यानी कि जो उसमें जो भाव होती है, जो भाव छुपा होता है, उसी भाव का हम विस्तार करते हैं। किंतु व्याख्या में क्या होता है कि जो हमें प्रसंग दिया जाता है उस प्रसंग के साथ साथ हम आलोचना भी कर सकते हैं, प्रत्यालोचना भी कर सकते हैं, उसके प्रति टिप्पणी भी मतलब कि हो सकती है। तो पल्लवन में निहित और मूल दोनों भावों को ग्रहण करते हैं और उसे सरल शब्द में विस्तार किया जाता है। यानी कि पल्लवन में दोस्तों जो निहित भाव होती है, यानी कि जो निहित और जो गौण यानी कि जो छुपा हुआ जो भाव होता है, उन भावों को हम सबसे पहले प्रकट करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसे सरल शब्दों में विस्तार करते हैं। ठीक है, इनकी विस्तार करना ही यह पल्लवन कहलाता है। दूसरा देखिए पल्लवन और भावार्थ में अंतर। तो भावार्थ में मूल भाव को स्पष्ट करने के संबंध में एक सीमा होती है, किंतु पल्लवन में मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए भाव विस्तार संबंधित कोई सीमा नहीं होता। पल्लवन के द्वारा मूल तथा गौण दोनों प्रकार के निहित भावों को प्रकट किया जाता है, जबकि भावार्थ में केवल मूल भाव को ही स्पष्ट किया जाता है। अब तीसरा देखिए पल्लवन और निबंध में अंतर। तो पल्लवन और निबंध में क्या अंतर देख लीजिए कि दिए गए वाक्य में निहित भाव को स्पष्ट करना यदि पल्लवन है, यानी कि कोई वाक्य दिया गया है, ठीक है, अगर उस वाक्य में अगर दिया गया जो निहित भाव दिया गया है, अगर हम उसी को अगर हम स्पष्ट करते हैं तो वह पल्लवन कहलाएगा। और उसमें जो दिया गया शब्द है उस शब्द का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो वह जो है वो निबंध कहलाएगा। जैसे साहित्य का आधार जीवन है, ठीक है, साहित्य का आधार क्या है, जीवन है। यदि अगर हम इसका पल्लवन करेंगे, यानी कि पल्लवन करते समय यदि हम साहित्य की परिभाषा, प्रकार, उपयोगिता आदि के बारे में बताएंगे तो वह निबंध कहलाएगा। और यदि जो उसके भाव में जो आधार छिपा हुआ है अगर हम उसे ही प्रस्तुत करेंगे तो वह पल्लवन कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि अगर पल्लवन मछली की आंख है तो निबंध पूरी मछली ही है। तो देखिए पल्लवन की आवश्यकता। अब पल्लवन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, प्रश्न को इस तरीके से भी दे सकता है कि पल्लवन क्या है, पल्लवन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और इसको जो है उदाहरण देकर समझाइए। तो पल्लवन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आज जो है दोस्तों आधुनिक युग में पल्लवन एक विधा के रूप में जाना जाता है। हिंदी के कई ऐसे महान साहित्यकार और दुनिया में कई ऐसे महान पुरुष होते हैं जो छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव और विचारों को निहित कर देते हैं। जैसे स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,
मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे आदि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसे हम पलवन के द्वारा बहुत ही आसानी से सरल और विस्तार करके उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं या समझा जा सकता है। तो एक गंभीर लेखक के छोटे छोटे न्यूनतम शब्दों में उतनी स्पष्टता नहीं होती जिससे कि सभी लोग आसानी से समझ सके। दोस्तों एक गंभीर लेखक यानी कि जो एक लेखक होता है उसकी बातों में उतनी स्पष्टता नहीं होती जिससे कि दोस्तों जो सभी लोग हैं उसको आसानी से समझ सके, इसलिए हम पलवन करके भाव को बहुत ही सरल करते हैं और उसका विस्तार करते हैं ताकि सभी लोग जो है उसे आसानी से समझ सकें। तो अतः उपयुक्त कारणों की वजह से हमें पलवन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब समझ गए कि पलवन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पलवन करने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है दोस्तों क्योंकि एक गंभीर लेखक के छोटे छोटे जो न्यूनतम शब्द होती है उसमें हमें उतनी स्पष्टता नहीं मिलती है, उतनी स्पष्टता नहीं होती है जैसे कि सभी लोग आसानी से समझ सके। इसलिए किसी भी बात को समझने के लिए हम उसका सरल और विस्तार करके उसको समझते हैं ताकि बात को जो आसानी से समझा जा सके, इसीलिए हम जो है वो पलवन करते हैं। तो पलवन करने की आवश्यकता आप लोग समझ गए कि पलवन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब आगे देखते हैं कि पलवन में सावधानियां। तो पलवन हमें लिखते समय हमें कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए या फिर कौन से बात हमें यहाँ पे मतलब कि ध्यान में रखकर हमें जो पलवन को मतलब कि लिखा जा सकता है। तो किसी भी वाक्य अथवा भाव का अगर पलवन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कौन कौन सा बात हो सकता है। तो सबसे पहले वाक्य चाहे मुहावरा हो, लोकोक्ति हो या फिर सूक्ति हो, सबसे पहले हमें उसका ठीक ठीक अर्थ समझना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि हमें वाक्यों को बार बार पढ़कर समझना चाहिए। यानी कि दोस्तों पलवन करते समय यानी कि किसी भी हम चीज़ का अगर हम पलवन करेंगे तो चाहे वह वाक्य हो, मुहावरा हो, लोकोक्ति हो या फिर सूक्ति हो, सबसे पहले हमें उसका ठीक ठीक अर्थ समझना चाहिए और इसके लिए जरूरी भी है कि हमें वाक्यों को बार बार पढ़कर उसको समझना चाहिए और बार बार मतलब पढ़कर समझना चाहिए और उसका जो है अर्थ हमें निकालना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और जो अर्थ जो हम पढ़े हैं उन अर्थ को समझकर उसे हम जो है आसानी से मतलब कि विस्तार करके उसको जो है वो समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए दूसरा पॉइंट, पलवन करते समय किसी भी विधि का प्रयोग किया जाए अर्थात कोई भी तरीका अपना जाए किंतु उसका उद्देश्य वही रहना चाहिए जो लेखक का उद्देश्य है, उससे में भटकना नहीं चाहिए। दोस्तों इसमें यह कहा जा रहा है कि हम अगर पलवन करते हैं तो पलवन जो हमें वाक्य दिया जाता है, जो हमें वाक्य या फिर जो मतलब किसी भी विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि पलवन जो है दोस्तों, पलवन किसी भी शब्द का अगर हम मान लीजिए पलवन करते हैं तो हमें उसका जो है पलवन करते समय हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं अर्थात कोई भी हम तरीका जो है आप अपना सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य उसका वही उद्देश्य रहना चाहिए, उससे मतलब भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसी बात का जो है ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। देखिए तीसरा कि मूल भाव विचारों के साथ साथ गौण या सहायक विचारों को भी समझना चाहिए। दोस्तों जो पलवन होता है, पलवन में जो निहित भाव होता है और उसका जो गौण विचार होता है यानी कि जो छिपा हुआ जो विचार होता है उन विचारों को भी समझना चाहिए और उसे भी प्रकट करना चाहिए। चौथा देखिए कि पलवन का विस्तार हेतु कुछ उदाहरण या तथ्य भी दिया सकते हैं। यानी कि दोस्तों पलवन का जो है वो विस्तार करने के लिए यानी कि पलवन का जो विस्तार जब करेंगे तो उसके लिए आप दोस्तों यहाँ पे कुछ उदाहरण या फिर तथ्य देकर भी आप इसको समझा सकते हैं और विस्तार कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब रोक टोक नहीं है, आप चाहे तो इसमें कोई उदाहरण या तथ्य भी दे सकते हैं। पांचवा देखिए कि पलवन किसी को और इंगित नहीं होना चाहिए बल्कि इसकी लेखन शैली हमेशा अन्य पुरुष में होनी चाहिए और इसका ध्यान हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए छठा कि भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी तरह से स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों जो पलवन की भाषा होती है और जो भाव होती है उसकी हमें जब अभिव्यक्ति करेंगे तो उसमें दोस्तों स्पष्टता, मौलिकता और सरलता यानी कि इन तीनों चीज़ों पर जो हमें ज़्यादातर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखिए सातवां कि पलवन में मूल भावों का ही विस्तार किया जाना चाहिए, टीका टिप्पणी, आलोचना, प्रत्यालोचना आदि नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए।